तो बच्चों 10th क्लास के लिए जो हमारा सोशल साइंस का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद जो है जैसा आपको नज़र आ रहा है, मैंने लिखा है पहले ही राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या चीज़ होता है? राष्ट्रवाद होता है अपने देश के लिए प्रेम भावना रखना। ठीक है, यानी कि अपने देश से प्यार करना राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, हम भी रखते हैं, सभी रखते हैं। तो ये हमारे अंदर जो अपने देश के लिए प्यार है, ये हमारा राष्ट्रवाद है। ठीक है, सबसे इसके बाद हमें जान लेने की ज़रूरत है कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र क्या होता है? बहुत बड़े इतिहासकार अर्नेस्ट रनर ने कहा है कि जिस क्षेत्र में एक भाषा हो और वहाँ एक ही धर्म के लोग रहते हों, जिस क्षेत्र में एक ही भाषा हो और वहाँ पर एक ही धर्म के लोग रहते हों, तो ऐसे क्षेत्र को हम राष्ट्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम राष्ट्र कहते हैं। तो अब आप लोग बताइए, क्या हम भारत को राष्ट्र कह सकते हैं या नहीं कह सकते? यूरोप में जो राष्ट्रवाद का दौर शुरू हुआ, वो शुरू हुआ फ्रांस की क्रांति के साथ। तो फ्रांस की क्रांति जो थी वो 1789 में शुरू हुई थी। फ्रांस की क्रांति के बाद जो फ्रांस की क्रांति के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन्हें जान लेना भी ज़रूरी है। जैसे स्टेट जनरल ने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो स्टेट जनरल क्या था? स्टेट जनरल जो था, वहाँ के लोगों ने, जो हर राज्य के लोग थे वहाँ पर फ्रांस में, उन लोगों ने अपना अपना एक गुट बना लिया। उस गुट का नाम जो था वो स्टेट जनरल था। बाद में स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? नेशनल असेंबली, फ्रांस की क्रांति के बाद। इसके बाद जो था हमारे पास, इसके बाद जान लेना ज़रूरी है कि वियना कांग्रेस क्या था। तो वियना कांग्रेस क्या था? तो वियना कांग्रेस जो था वो यूरोप के कुछ देशों का एक सम्मेलन था। यूरोप के कुछ देशों का एक सम्मेलन था जो 1815 में हुआ, जो 1815 में वियना नामक जगह पर हुआ था, इसलिए इसे वियना कांग्रेस कहा गया। 1815 में। अब सोशल साइंस में जो हमें वर्ड परेशान करते हैं, जिन वर्डों का हमें मतलब पता नहीं होता, उन वर्ड जो वे वर्ड हैं, उन वर्डों को जानना जरूरी है। वे वर्ड हैं एक रूढ़िवादी और एक उदारवादी। रूढ़िवादी और उदारवादी क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं उदारवादी किन्हें कहते हैं। तो उदारवादी वे लोग होते हैं जो नए विकास, नए नए तरीकों से विकास करने को तरजीह देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, और पुरानी जो रीति रिवाज हैं उन्हें ख़त्म करने पर जोर देते हैं। वे लोग उदारवादी कहलाते हैं। ठीक है, इसके विपरीत एक वर्ड होता है रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी क्या होता है? रूढ़िवादी जो होता है, रूढ़िवादी इसके बिल्कुल विपरीत होता है, इसके बिल्कुल उल्टा होता है। ये बहुत धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते हैं और जो पुराने रीति रिवाज जो उनके बाप दादाओं से चले आ रहे हैं उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे लोगों को रूढ़िवादी कहते हैं। अब सीधे हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम जानते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि फ्रांस की क्रांति से शुरू हुआ। तो फ्रांस की क्रांति जो थी वो 1789 में शुरू हुई। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी यूरोप में राष्ट्रवाद को लाने के लिए। तो वह फ्रांस के लोगों की क्या क्या मांग थी, वो क्या चाहते थे, इस बारे में जानेंगे। तो फ्रांस के लोग ये चाहते थे कि जो वहाँ पर राजतंत्र चल रहा था, जो वहाँ के राजा थे वो बहुत ज़्यादा मजलूमों पे जुल्म करते थे, वे लोग उस चीज़ को हटाना चाहते थे और वहाँ से राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। तो इसलिए लोगों ने वहाँ के क्रांति शुरू कर दी, आंदोलन शुरू कर दिए। तो इसलिए ये 1789 की क्रांति अस्तित्व में आई और जिसे हम फ्रांस की क्रांति 1789 के नाम से जानते। फ्रांस के लोगों ने अपनी क्रांति को सफल बनाने के लिए और उसके लिए जो मांग रखी वहाँ के राजाओं से, वो मांग रखी उन्होंने कि स्टेट जनरल, सबसे पहले स्टेट जनरल चुना गया। हर राज्य में अपना एक स्टेट जनरल चुना गया, जैसे मैंने भी पीछे बताया कि उसे बाद में नेशनल असेंबली नाम दे दिया गया था। ठीक है, उन्होंने दूसरा काम ये किया कि उन्होंने जो उनकी भाषा थी, फ्रेंच भाषा, उसे वहाँ की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। और तीसरी जो उनकी मांग थी, तीसरी मांग उन्होंने ये की कि सभी के लिए समान कानून हो। असल में फ्रेंच जो यूरोप के लोग थे वे बटे हुए थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में सबके लिए कानून भी अलग अलग थे। तो उनकी मांग थी कि सबके लिए एक जैसा कानून हो, समान कानून हो, ये भी उनकी मांग थी। तो उनके आंदोलन को सफल बनाने के लिए छात्र जो थे, वहाँ के स्टूडेंट, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। और एक जैकोबिन नाम का गुट था, उस छात्र संघ, उसने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद जो फ्रांस की आर्मी थी वो भी इस आंदोलन में कूद पड़ी, जिससे लोगों के दिलों में राजाओं का बिल्कुल डर खत्म हो गया और लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे फ्रांस की क्रांति सफल हुई। जब फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन का शासनकाल आया, नेपोलियन वहाँ का राजा बन बैठा
और उसने जो वहाँ के लोगों की मांग थी कि लोकतंत्र लाया जाए और राजतंत्र खत्म कर दिया जाए, तो उसने क्या किया कि लोकतंत्र न ला करके दोबारा से राजतंत्र ला दिया और वहाँ का शासक बन बैठा। मगर उसने लोगों की जो मांगे थी उनको पूरा किया। उनको पूरा करने के लिए वो नेपोलियन सिविल कोड यानी कि नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता लाया, जिसके अंतर्गत उसने लोगों की मांगों को पूरा किया और लोगों के ऊपर से ये अधिकार समाप्त कर दिए। जैसे पहला है कानून सबके लिए बराबर। जैसे फ्रांस के लोगों की मांग थी कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर हो, तो उसने कानून जो था वो सबके लिए बराबर कर दिया, कोई ऊंच नीच किसी के लिए नहीं रखी। दूसरा था संपत्ति का अधिकार सुरक्षित कर लिया गया। दूसरे में उसने किया कि संपत्ति का अधिकार जो था वो सुरक्षित कर लिया। संपत्ति का अधिकार सुरक्षित करने का मतलब है कि जो लोगों का पैसा था वो लोगों के पास ही रहे, उन्हें कर वगैरह टैक्स वगैरह ना जमा करना पड़े, जो है वो उनका अपना अपने पास रहे, कोई कर वगैरह जमा ना करें। तीसरा था भूदासत्व और जागीरदारी जो है शुल्क, उसको समाप्त कर दिया। भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क समाप्त कर दिया। अब जागीरदारी और भूदासत्व का क्या मतलब है? जागीरदारी का मतलब है कि जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं या जो किसान होते हैं, उनको जब उनका जो माल होता है जब वो बन जाता है तो उसका कुछ हिस्सा उन्हें सरकार को देना पड़ता है। जो वहाँ के शासक राजा थे वो राजाओं को देना पड़ता था, ठीक है, तो उसने वो समाप्त कर दिया। वो बस जो किसान हैं या जागीरदार हैं वो अपना हिस्सा खुद रखेंगे, वो राजा को हमारे वहाँ के शासक को नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आज जो मैंने आपको बताई हैं वो आप अच्छी तरीके से किताब में पढ़िए। किताब होंगी आपके पास, और जो क्वेश्चन हैं जो हेडिंग वगैरह मैंने बनाई है उन्हें बाकायदा इसी तरह से कीजिए कॉपी पर, और कॉपी पे करने के बाद मुझे काम चेक कराएं।